सेंसर बोर्ड ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में कौन कौन से कट्स लगाने के लिए कहा है, कहां कहां संशोधन सुझाए हैं। फिल्म की रिलीज पर बात अभी कहां तक पहुंची है और सेंसर बोर्ड से आगे अब कंगना के पास क्या विकल्प हैं, क्या रास्ते हैं। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में कौन से नए खुलासे हुए हैं, आरोपी के भाई ने क्या बताया और इस बार की संसदीय समितियों में कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन सब सवालों के जवाब पर आज बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Powered by i10। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC यानी सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत स्टारर फिल्म इमरजेंसी में 13 बदलाव करने की सिफारिश की है। इसमें तमाम कट्स भी शामिल हैं और कुछ सीन्स में कुछ जोड़ने की बात भी कही गई है। कौन से हैं ये 13 बदलाव, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला बदलाव, सेंसर बोर्ड ने ये कहा है कि फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जोड़ा जाए जिसमें लिखा हो कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और उन घटनाओं का एक नाट्य रूपांतरण है। दूसरा बदलाव ये, फिल्म के शुरू होने के 10 मिनट में ही एक सीन आता है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये कहते हुए दिखाया गया है कि चीन ने असम को भारत से अलग कर लिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर से कहा है कि वो इस बात का फैक्चुअल सोर्स सीन के साथ लिख करके बताएं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेंसर बोर्ड के पैनल में जो इतिहासकार थे उनकी जानकारी में नेहरू ने कभी ऐसा नहीं कहा था। तीसरा बदलाव, फिल्म में 1 घंटे 52वें मिनट पर भिंडरावाले को संजय गांधी से ये कहते हुए दिखाया गया है कि त्वाडी पार्टी नू वोट चाहिए ने ते सानू चाहिदा खालिस्तान, यानी आपकी पार्टी को वोट चाहिए और मुझे खालिस्तान। सेंसर बोर्ड ने यह सीन हटाने के लिए कहा है और साथ ही मेकर्स से इसका फैक्चुअल प्रूफ भी मांगा है। चौथा बदलाव ये सुझाया है कि फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग भिंडरावाले के बारे में बात कर रहे हैं और उसे संत का संबोधन दे रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने ऐसे सीन्स हटाने के लिए कहा है। उदाहरण के लिए एक ऐसा संवाद संजय गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच दिखाया गया है और एक संवाद इंदिरा गांधी और आर्मी के अधिकारी के बीच दिखाया गया है। पांचवा बदलाव, 2 घंटे 11 मिनट पर सिखों को गैर सिखों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इस सीन को हटाने के लिए भी कहा गया है। छठा बदलाव ये कि इंदिरा गांधी और तत्कालीन आर्मी चीफ को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। इस सीन में कहा जाता है कि ऑपरेशन के दिन को अर्जुन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा कोई ऐतिहासिक रेफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए इस सीन को भी हटाने के लिए कहा गया है। सातवां बदलाव, सेंसर बोर्ड ने कहा है कि फिल्म में जहां भी रियल फुटेज इस्तेमाल की गई, असली फुटेज है, वहां इसकी जानकारी भी अटैच की जाए। साथ ही फिल्म में जो भी जानकारियां, जो भी फैक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका सोर्स भी बताया जाए। अगर सेंसर बोर्ड के सुझाए सभी बदलाव फिल्म मेकर्स कर देते हैं तो फिल्म को UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जा सकेगा। अगर आप इससे परिचित नहीं है तो संक्षेप में बता देते हैं। फिल्म के कंटेंट के हिसाब से सेंसर बोर्ड 4 में से कोई एक रेटिंग या सर्टिफिकेट देता है। U यानी यूनिवर्सल रेटिंग, यानी कोई भी व्यक्ति ये फिल्म देख सकता है। UA यानी यूनिवर्सल, लेकिन अगर आप 12 साल का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके साथ किसी वयस्क का होना जरूरी है। और A जो रेटिंग है उसका अर्थ है अडल्ट, यानी कोई ऐसी फिल्म जिसे वयस्क लोग ही देख सकते हैं। और S का मतलब है स्पेशल क्लास, ऐसी फिल्म में जिसे कोई वर्ग विशेष ही देख सकता है। इमरजेंसी को क्या रेटिंग मिलेगी ये इस पर निर्भर करता है कि मेकर्स सेंसर बोर्ड के कितने सुझाव मानते हैं। जी एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। इनके वकीलों ने सेंसर बोर्ड से कुछ समय मांगा है ताकि वो ये तय कर सकें कि सभी बदलाव करने हैं या नहीं करने हैं, करने हैं तो कितने और कैसे करने हैं। फिल्म मेकर्स के पास अब 3 विकल्प हैं कि सेंसर बोर्ड की बात को मान लें और सभी बदलाव कर दें, कुछ बदलाव कर दें और बाकी बदलावों को अदालत में चुनौती दें, या फिर सभी बदलावों को वो अदालत में चुनौती दें। सेंसर बोर्ड का वो पैनल जिसने फिल्म देखी, उनके बीच भी आपस में एक राय संभवतः नहीं बन पा रही है। कारण, इतिहासकार माखन लाल को सेंसर बोर्ड ने इमरजेंसी फिल्म के केस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट किया। अब माखन लाल का कहना है कि जैसा लोग सोच रहे हैं कि फिल्म में इंदिरा गांधी को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू शामिल हैं, जैसे किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ होता है। माखन लाल का कहना है कि फिल्म पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित है। माखन लाल ये भी कह चुके हैं कि इंदिरा गांधी पर इससे बढ़िया फिल्म तो कांग्रेस भी नहीं बना सकती थी। चूंकि बात हो रही है तो प्रोफेसर माखन लाल से भी आपका परिचय करा देते हैं। वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सीनियर फेलो रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ तक कि कई राज्यों के वर्तमान और पूर्व राज्यपाल भी इससे जुड़े रहे हैं, जैसे कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की सलाहकार समिति में हैं। NSA अजीत डोभाल, PMO में प्रमुख सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रमुख सचिव रहे PK मिश्रा इस थिंक टैंक से जुड़े रहे हैं। माखन लाल भी लंबे समय तक इससे जुड़े रहे हैं।
खैर, कंगना रनौत की फिल्म पर लौटते हैं। इमरजेंसी की रिलीज को लेकर के 26 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि रिलीज की मंजूरी तभी मिलेगी जब मेकर्स फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट्स लगाएंगे। हाई कोर्ट में इस मसले पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। अदालत में फिल्म के केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी 3 पॉइंट्स में जान लीजिए। कंगना रनौत और जी स्टूडियो ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, आपत्ति जताई थी कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पहले तो सर्टिफिकेट दे दिया, फिर 6 सितंबर को होने वाली रिलीज से 4 दिन पहले रोक लगा दी। सेंसर बोर्ड के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, अभिनव चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सुपुत्र हैं, तो अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म मेकर्स को सिस्टम जनरेटेड मेल मिला था, बाद में फिल्म पर आपत्ति होने पर इसे रोक दिया गया। कोर्ट ने इस दलील पर सेंसर बोर्ड को फटकारा भी था। फिल्म मेकर्स के वकील ने कहा कि हम फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे, फिल्म को उसी तरह रिलीज करेंगे जिस तरह सेंसर बोर्ड ने इसे पहले पास किया था। अब इन्हीं बातों पर फिल्म की रिलीज अटकी हुई है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर के एक और अदालत में केस चल रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जबलपुर सिख संगत ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर आपत्ति जताते हुए याचिका लगाई है और उसे बैन करने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म सिख समुदाय की छवि खराब करती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को सभी आपत्तियों पर विचार करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने भी विवादित दृश्यों के साथ फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज करने के आरोप लगाते हुए जी स्टूडियो को लीगल नोटिस भेजा था। ब्रॉडकास्ट मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को भी लेटर लिख करके स्क्रिप्ट की जांच करने की मांग की गई थी। दूसरी तरफ कंगना रनौत लगातार ये कहती रही हैं कि वो फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगी और इसके लिए लीगल लड़ाई लड़ेंगी। फिल्म पर सेंसर बोर्ड के सुझावों के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पिछले कुछ विवाद आपको याद दिला देते हैं। जून 2016 में सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब फिल्म के नाम से पंजाब शब्द हटाने के लिए कहा था। बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म पर 89 कट लगाए थे। इसके खिलाफ फिल्म के मेकर्स कोर्ट गए थे, जिनमें अनुराग कश्यप भी शामिल थे। बाद में कुछ कट्स और UA रेटिंग के साथ फिल्म रिलीज हुई। टाइटल से पंजाब शब्द नहीं हटा था। जनवरी 2016 में हंसल मेहता की फिल्म अलीगढ़ में समलैंगिक शब्द के इस्तेमाल पर सेंसर बोर्ड ने एतराज जताया था। फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के जीवन पर बेस्ड थी। नवंबर 2015 में सेंसर बोर्ड ने जेम्स बॉन्ड की सीरीज फिल्म स्पेक्टर में किसिंग सीन को ट्रिम करके छोटा करने के लिए कहा था। इसके बाद सेंसर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष पहलाज निहलानी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दिन की बड़ी खबरें यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। हत्या के आरोपी के भाई ने कहा है कि एक दिन भाई ने मुझे फ़ोन किया, वो बहुत टेंशन में थे। मैंने पूछा तो बोले वो लड़की यानी महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने की चेन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। मुक्ति रंजन के एक कथित सुसाइड नोट की भी कुछ बातें सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। इसमें लिखा बताया जा रहा है कि पहले मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर धीरे धीरे मुक्ति रंजन को लगा कि महालक्ष्मी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है और फिर बात काफ़ी बढ़ने पर उसने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। केस के बारे में संक्षेप में बता देते हैं। 20 सितंबर को बेंगलुरु के 3 मंजिला मकान में 29 साल की महालक्ष्मी की लाश टुकड़ों में मिली थी। बॉडी के कथित तौर पर 59 टुकड़े किए गए थे और उन्हें फ्रिज में रख दिया गया था। बेंगलुरु पुलिस को जिन 4 लोगों पर मर्डर का शक था उनमें मुक्ति रंजन भी शामिल था। वो महालक्ष्मी के साथ एक ही शोरूम में काम करता था। मुक्ति रंजन की तलाश शुरू की गई। 25 सितंबर को पता चला कि मुक्ति रंजन ने ओडिशा स्थित अपने गांव में सुसाइड कर लिया। पुलिस को डेड बॉडी के पास एक डायरी और कथित सुसाइड नोट मिला। इसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूली है। अब इन्हीं दस्तावेजों और कुछ गवाहों के बयान के आधार पर मर्डर केस की जानकारियां सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार ने 24 संसदीय समितियों का गठन कर दिया है। समिति में इस बार विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी बढ़ी है। 24 समितियों में से 11 की कमान बीजेपी के नेताओं के हाथों में रहेगी, जबकि 9 समितियों के अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता होंगे। 4 समिति के अध्यक्ष एनडीए के सहयोगी दलों से बनाए गए हैं। समितियों की अध्यक्षता किसे मिली, पार्टीवार स्थिति जान लेते हैं। बीजेपी को 11 समितियों की अध्यक्षता मिली, कांग्रेस को 4, डीएमके को 2, टीएमसी को 2, समाजवादी पार्टी को 1, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को 1, टीडीपी को 1, एनसीपी को 1, शिवसेना को 1। समिति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद पहली बार के सांसद अरुण गोविल शामिल किए गए हैं। पिछली लोकसभा में संसदीय समितियों में जगह नहीं बना पाने वाली टीएमसी के भी 2 सांसद इस बार की समितियों में हैं। गृह मामलों की स्थायी समिति की कमान बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल को सौंपी गई है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह के कंधों पर है। वित्तीय मामलों से जुड़ी समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों से
जुड़ी हुई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रक्षा समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं सांसद कंगना रनौत संचार और प्रौद्योगिकी समिति का सदस्य बनाई गई हैं। संसदीय समिति का गठन संसद करती है। इसका काम सरकार के कार्यों की निगरानी करना होता है। ये समितियां लोकसभा स्पीकर के निर्देश पर काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद या स्पीकर को सौंपती हैं। संसद की स्थायी समिति में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगली सुर्खी अरुणाचल प्रदेश से है। भारत और चीन के बीच एक विषय को लेकर के मतभेद सामने आए हैं। भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम ने अरुणाचल की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्यांगसांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया। इस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान यानी NIMS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फीट ऊंची अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल के दरांग में स्थित इस चोटी पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था। टीम ने चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा। NIMS की सफलता के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि छठे दलाई लामा के नाम पर चोटी का नाम रखना उनकी बुद्धिमत्ता और मोनपा समुदाय के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है। मोन तवांग क्षेत्र में जन्मे छठे दलाई लामा रिगजिन त्यांगसांग ग्यात्सो ने अरुणाचल प्रदेश के मोनपा समुदाय के लिए काफी योगदान किया है। लेकिन NIMS का ये काम चीन को पसंद नहीं आया। इस मसले को लेकर के जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये खुल करके कहता हूं कि जांगनान चीन का हिस्सा है और भारत के लिए चीनी क्षेत्र में कथित अरुणाचल प्रदेश स्थापित करना अवैध और अमान्य है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता रहा है। चीन अरुणाचल को जांगनान कहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 2017 के बाद से अरुणाचल के कई इलाकों के नाम बदलने शुरू कर दिए थे ताकि वहां पर अपने दावों को वो मजबूत कर सके। हालांकि भारत ने हमेशा से चीन के इन दावों को खारिज किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को तिरुपति मंदिर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जगन का कहना है कि पुलिस ने मंदिर यात्रा को लेकर राज्य भर के YSR नेताओं को नोटिस जारी किया है। कहा है कि YSR के नेताओं को तिरुपति मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। जगन 28 सितंबर को तिरुपति मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये खबर सामने आते ही TDP ने मांग रखनी शुरू कर दी कि जगन को एंट्री तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। दरअसल हिंदुओं के अलावा बाकी धर्मों के जो लोग तिरुपति मंदिर जाकर के दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए तिरुपति मंदिर के घोषणा पत्र पर साइन करने की एक प्रथा बरसों से चली आ रही है। इसी का हवाला देकर के TDP ने जगन से भी घोषणा पत्र साइन करने के लिए कहा था। जगन का जवाब ये रहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अगर मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को मंदिर जाने की अनुमति नहीं है तो दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।